देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम हालात हाज़रा में। हालात हाज़रा में हम रोज़मर्रा के जो मसाइल लोगों को दरपेश आते हैं इस हवाले से बात करते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, कोविड-19 की जो तीसरी वेव है काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। तो आज जो हमारे गेस्ट है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर यासिर बशीर, जो कि करंटली एज नोडल ऑफिसर कोविड-19 के तौर पे जीएमसी बारामूला में काम कर रहे हैं। खैर मकदम है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए। अस्सलाम वालेकुम अनीसा जी। पहले ही तो मैं आपका और दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इस प्रोग्राम में बुलाया, और हमारे जो भी नाजरीन हैं उनको मेरी तरफ से सलाम और आदाब। सर जैसा कि आप जानते हैं, पहले कोविड-19 की फर्स्ट वेव आई, फिर कोविड-19 की सेकेंड वेव आई, अब तीसरी वेव आई। तो क्या ये इसके कंपैरिजन में फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के कंपैरिजन में खतरनाक साबित हो सकती है? देखिए, जो पहली वेव, वो पहली फर्स्ट वेव कोविड वेव थी और सेकंड कोविड वेव थी, उसमें जो वायरस था वो इस जो थर्ड वेव का वायरस है उससे डिफरेंट है। जो ये वेरिएंट्स हैं जो वायरस के आए हैं, तकरीबन ये 5वां वेरिएंट है जो आया है। पहला वेरिएंट उसको अल्फा, बीटा, डेल्टा ऐसे करके नाम दिए। जो ये नया वेरिएंट है इसका हमने नाम ओमाइक्रॉन रखा है। एज पर लिटरेचर जो ये वायरल वेरिएंट है ये थोड़ा माइल्डर वेरिएंट है। तो अगर उस एतबार से बात करें, ऑल्दो इसके फैलने की जो कैपेसिटी है बहुत तेज़ है, लेकिन जो इसकी इन्फेक्टिविटी है या डिजीज़ करने की जो इसकी ताकत है वो माइल्ड है, वो कम है। तो उस चीज़ को अभी हम पॉजिटिव मान के चलते हैं। इंशाल्लाह ये वायरस एक वैक्सीन के तौर पे काम करेगा और लोगों में उतनी ज़्यादा डिजीज नहीं देगा। लेकिन एज ऑफ नाउ क्योंकि हम अभी केसेस बढ़ रहे हैं, हमें बिल्कुल प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब तक हम किसी फाइनल नतीजे पे पहुंचें। जी सर जैसा आप लोग जानते हैं कि सब नाजरीन जो है, कहीं ना कहीं जो फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव आई थी तो डर था लोगों में, जो अब देखने को नहीं मिल रहा है। अब लोगों ने इसको उतना सीरियसली लेना छोड़ दिया है। तो हमारी नाजरीन से आप बताइए कि क्या इनको ये सीरियसली लेना चाहिए कि नहीं? देखिए, ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि लोगों ने इसको सीरियसली लेना छोड़ दिया है। जो पहली वेव और सेकेंड वेव में लोगों को उतना पता नहीं था, उनके प्रिकॉशंस का पता नहीं था, डिजीज के बारे में पता नहीं था। क्योंकि अब 2 साल होने को आए हैं, बहुत अवेयरनेस हो गई है, लोग सीरियसली लेते हैं इस चीज़ को, लोग प्रिकॉशंस भी लेते हैं, लोग ट्रीटमेंट भी, अर्ली ट्रीटमेंट भी कराते हैं। तो उस एतबार से आई डोंट थिंक कि वो इसको ईजिली ले रहे हैं, वो अवेयर हो गए हैं। जी सर। तो अवेयर होना अच्छी बात है, लेकिन प्रिकॉशंस को साइमल्टेनियसली हमें करना चाहिए। तो सर क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? इसके जनरल प्रिकॉशंस वो अभी तक तो आई थिंक सभी को क्लियर हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, हमें गैदरिंग्स में नहीं जाना चाहिए अननेसेसरी, हमें मार्केट प्लेसेस को अननेसेसरली नहीं विजिट करना चाहिए, हमें हैंड सैनिटाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए और मास्क का हमें यूज़ करना चाहिए। इन एडिशन जो पिछले 1-1.5 साल से हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं की है उन्हें वैक्सीनेशन के लिए भी आना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि अब जो लोग हैं वो काफ़ी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं ये जो है होम आइसोलेशन का काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया जा रहा है। तो जब ये होम आइसोलेशन होती है तो इस दौरान आप क्या नाजरीन को कहना चाहेंगे? जो एक्टिविटीज़ हो, चाहे डाइट जो लेते हैं, क्या लोगों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए और कौन सी एक्टिविटीज़ है? क्योंकि कश्मीर का कल्चर जो है, जब लोग बीमार होते हैं तो वो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिनसे बंदा थोड़ा एक्टिव रहे? देखिए मैडम, होम आइसोलेशन का मतलब है या तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होगा या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक होगा। जो मॉडरेट इलनेसेस हैं या सीवियर इलनेसेस हैं उनको तो एडमिट करना है। तो माइल्ड और जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस है, जब ये होम आइसोलेशन में जाते हैं तो एक्टिविटीज़ एज सच हम ये इन पे बिल्कुल रोक नहीं है कि एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। हाँ, इन्हें एक प्रॉपर तरीके से वो एक्टिविटीज़ करनी है। जैसे कि ये जो डिजीज़ सेंटर्स जो गाइडलाइंस बनाते हैं, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आप 25 से 30 मिनट का वॉक डेली कर सकते हैं
اور اس کے علاوہ جو بھی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے آپ کی کوئی ہابیز ہیں، آپ بک ریڈنگ ہے، آپ کوئی گانا سننا چاہتے ہیں، یا آپ ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش، اس گھر کی بیٹیاں۔ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جو آپ بیٹھے بیٹھے کرتے ہیں، جو ان کی ہابیز ہیں، تو وہ کنٹینیو کرنی چاہیے۔ اس سے آپ کے سٹریس لیول بھی کم ہوتی ہے اور آپ کا ٹائم بھی کٹ جاتا ہے۔ تو آئی تھنک جو روٹین، جو واک 30 منٹس کا الاؤڈ ہے، مائلڈ میں بتا رہا ہوں، مائلڈ النیسز کے لیے آپ کی ہابیز ہیں ان کو کنٹینیو رکھیے، آپ سوشلی کانٹیکٹ میں رہیے، اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ رہیے، اپنے فرینڈس کے ساتھ رہیے، اپنے ڈاکٹرس کے ساتھ رہیے، تو اس سے آپ پہ وہ مینٹل سٹریس بنتا ہے بیکاز آف ڈیزیز یا ایک خوف جو پیدا ہوتا ہے، تو وہ کم ہو جائے گا۔ تو یہ رہا آپ کا ایکٹیویٹیز کو لے کے۔ دوسرا پوائنٹ جو آپ نے پوچھا کہ آپ کو کون سے فوڈز یوز کرنے چاہیے، فوڈز پہ بھی ایز سچ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ مطلب اسٹرانگلی کہ کوئی چیز نہیں کھانی۔ ہاں، جو ریکمنڈیشنز ہیں، آپ تھوڑا ہائی انرجی فوڈز لائک ہائی پروٹین ڈائٹس لیں، جس میں آپ کا میٹ آتا ہے، جس کو میں اسپیسیفکلی آپ کو بتاؤں گا کہ لین میٹ، چربی والا گوشت نہیں کھانا ہے، لین میٹ لیں، فش لیں، آپ پلسز کا استعمال کر سکتے ہیں، فریش فروٹس لے سکتے ہیں، ویجیٹیبلز لے سکتے ہیں ایز پر یور چوائس۔ تو ہاں، فیٹی فوڈس، آئلی فوڈس یا جو چربی والا ہے، ویسی چیزوں کو آپ انہیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ جی سر، ہم نے دیکھا جب یہ ہوم آئسولیشن ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب جو یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ ایون اپنے ہی گھر والے، کہیں نہ کہیں ایک بیریئر بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو پیشنٹ ہوتا ہے ایک ذہنی دباؤ اس پہ پڑتا ہے، تو وہ کیسے ڈیل کریں اس کے ساتھ، کیونکہ آپ کے اپنے گھر والے ہی آپ سے تھوڑا دور دور رہتے ہیں؟ دیکھیے، آج کل سوشل جو نیٹ ورکنگ ہے، سوشل کانٹیکٹس ہیں، آئی تھنک وہ بہت زیادہ ہیں۔ آپ کے پاس فونز ہیں، اسمارٹ فونز ہیں، ویڈیو کالز ہیں، تو اس کے تھرو آپ اپنے فرینڈس سے، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہ سکتے ہیں۔ اور ان ایڈیشن، جیسے میں نے پہلے ہی ذکر کیا، آپ اپنی ہابیز کو کنٹینیو کریے، تو اس سے آپ کا ٹائم بھی کٹ جائے گا اور آپ کا جو یہ مینٹل سٹریس رہتا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ہاں، ایز این اٹینڈنٹ، ایز اے فیملی ممبر اور ایز اے سوسائٹی، ہمیں بھی ان کو انکریج کرنا چاہیے، ان کی مزاج پرسی کرنی چاہیے، ان کو انکریج کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ وہ اس فیز سے پھر ریکور ہو جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی جہاں پہ بھی ضرورت ہے، ان کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم بات کریں جب فرسٹ ویو آئی، سیکنڈ ویو آئی، تو 14 دن کوارنٹین رہتا تھا بندہ۔ جی میڈم۔ لیکن اب آپ لوگوں کی پالیسی جو ہے، گائیڈ لائنس کہیں نہ کہیں تھوڑے بدلاؤ ان میں آیا ہے، تو 14 ڈیز سے 7 ڈیز، جی۔ تو یہ بدلاؤ کیوں؟ دیکھیے، جب انیشلی بھی اگر ہم اس وائرس کو دیکھیں، جو اس میں جو سیویئرلی ال جو ہو جاتے ہیں لوگ، وہ تقریباً 20 دن تک انفیکٹو رہتے ہیں، یعنی کہ 20 دن تک وہ وائرس کو ٹرانسمٹ کریں گے، تو اس سے باقی لوگ انفیکٹ، جو مائلڈ النیس یا ماڈریٹ النیس، اس میں تقریباً 10 دن تک ہی انفیکٹو رہتا ہے۔ اب کیونکہ ہم یہ 7 دن کا صرف انہی کے لیے بتا رہے ہیں جو مائلڈلی ال ہیں، اب جو کوئی ماڈریٹلی ال ہے، سیویئرلی ال ہے، اوبویسلی اس کو زیادہ ٹائم ریکوری میں لگے گا، یا وہ ہاسپٹلائز ہو کے پھر ریکوری فیز میں آئے گا۔ لیکن یہ جو گائیڈ لائن ہے، دس از ایز پر CDC، سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول، انہوں نے 7 دن، کیونکہ بائی دیٹ ٹائم ہی ایک آدمی انفیکٹو ہوتا ہے اور اس کے بعد تقریباً انفیکٹیوٹی نیگلیجبل ہو جاتی ہے۔ جی، تو پہلے جو فرسٹ ڈوز آیا ویکسینیشن کا، جی میڈم، پھر ڈاکٹر صاحب سیکنڈ ڈوز آیا، اب یہ بوسٹ ڈوز، اس بوسٹ ڈوز کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ہم یہ مانتے چلے کہ جو پہلے 2 ڈوزز تھے کہیں نہ کہیں کوئی فیلئر تھا اس میں، تب جا کے یہ بوسٹ ڈوز؟ اب نہیں، فیلئر بولنا مناسب نہیں ہوگا۔ دیکھیے، جو وائرل النیسز ہیں یا وائرل ویکسینز ہیں، یہ ادروائز بھی اینولی ہم دیتے تھے، جیسے جو روٹین انفلوئنزا کے جو ویکسینز ہوتے تو وہ ہر سال دینے پڑتے تھے، کیونکہ جو ان ویکسینز کی جو امیونٹی ہے، یہ لانگ لاسٹنگ امیونٹی نہیں ہوتی ہے جو وائرل ویکسینز ہوتے ہیں۔ تو اسی حساب سے ہم نے اس میں بھی کیا، کیونکہ یہ پینڈیمک تھی، اس لیے ہم نے اس میں ایڈیشنل تھوڑا سا سیفٹی میجرز لے لیے، اور یہ جو ویکسین بنایا گیا تھا، اس کو ایمرجنسی اپروول ملی تھی، کیونکہ جو نارملی جو ویکسینز بنتے ہیں ان میں 8 سے 10 سال لگ جاتے ہیں ویکسین کو اپروو کرنے میں، تو اس ویکسین کو ایمرجنسی اپروول ملا تھا۔
تو اسی لیے اس کے 2 ڈوزز دیے گئے تھے اور ٹو گیٹ این ایڈیشنل سیکیورٹی سیفٹی اس کا ہم نے بوسٹر بھی دیا کیونکہ ایک پینڈیمک کے فارم میں تھا. تو اس ویکسین پہ فردر ریفائنمنٹس ہو رہی ہیں اور اس ویکسین کی وجہ سے ہم نے جو اب دیکھا 2 سال بعد کہ بہت حد تک سیویریٹی ڈیزیز کی کم ہوئی. سو ان دیٹ پرسپیکٹو ویکسین ہیز بین ویری افیکٹو. اگر ہم ویکسین کی بات کریں تو جو لیڈیز ہے خاص کر ہماری جو گرلز ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ہچکچا رہی تھی ویکسینیشن سے. کیا ان کا یہ ڈرنا جائز تھا یا؟ دیکھیے کیونکہ یہ نوول چیز تھی اس میں کسی حد تک ڈرنا جائز تھا. لیکن جب ہم نے ویکسینیشنز دیے جو بھی لوگ والنٹیرلی آئے ہم نے ان میں کوئی بھی ایز سچ کوئی کمپلیکیشن نہیں دیکھی. جب ہم نے فرسٹ ڈوز میں کوئی کمپلیکیشن نہیں دیکھی تو سیکنڈ ڈوز میں لوگ اور انکریج ہوئے. تو الحمدللہ بیکاز آف دیٹ سینیریو آئی تھنک میجورٹی آف پاپولیشن آج ویکسینیٹ ہو چکی ہے اور جو بھی بچے ہوئے ہیں وہ ویکسینیشن کرا رہے ہیں, بوسٹرز کے لیے آ رہے ہیں. اور انفیکٹ اب تو 15 سے 18 سال کی ایج گروپ کا ریلیکسیشن بھی دیا گیا ہے, وہ بھی ویکسینیشن کے زمرے میں اب آ رہے ہیں. تو کوئی ڈر نہیں ہے ویکسینیشن سے؟ ایز سچ ہم نے ایز سچ کوئی میجر کمپلیکیشنز ویکسین ریلیٹڈ نہیں دیکھی. ہاں چونکہ سننے میں آیا تھا یہ جو بول رہے تھے کہ جو اس سے فیمیلز کی فرٹیلٹی جو ہے اس پہ کافی اثر پڑ. میم اس میں کوئی سائنٹیفک ایویڈنسز نہیں ہے, یہ سنی سنائی باتیں اور ریومرز ہیں. جی جی تو ایز سچ ہم نے جو ویکسینیشن کیا لوگوں میں یا جو لٹریچر ان 2 سالوں میں آیا انہوں نے کوئی بھی میجر کمپلیکیشنز نہیں کوٹ کی ہیں اس ویکسین کو لے کے. چونکہ کشمیر میں ریومرز پہ لوگ کافی زیادہ یقین کرتے ہیں. جی تو اگر ہم آپ کے ہاسپٹل کی بات کریں تو کیا آپ لوگ اس وائرس کے لیے تیار ہے؟ جی میڈم بالکل تیار ہیں. ہم نے 2 سال میں اس وائرس کا بیہیویئر بھی دیکھا, پیشنٹس کا فلو بھی دیکھا اور گورنمنٹ کا سپورٹ بھی دیکھا. تو 2 سال پہلے جو ہمارے پاس پریپیئرڈنیس تھی اس سے ہم بہت ہی اچھے پریپیئرڈ اس ٹائم ہیں. ہماری بیڈ کیپیسٹی بہت اچھی ہے, آکسیجنز کے نئے پلانٹس لگے ہوئے ہیں, انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ ہوا ہے اور مین پاور میں بھی انکریمنٹ ہوا ہے. مطلب مقابلے کے لیے مقابلے کے لیے ہم اچھی طرح تیار ہیں. سیفٹی ایکوپمنٹ سب جی میڈم بالکل سبھی سیفٹی ایکوپمنٹس اویلیبل ہیں. تو یہ جو یہ ہمارے جو فرنٹ لائن ورکرز ہے جو دن رات کام کرتے ہیں پیرامیڈیکلز وغیرہ, تو کہیں نہ کہیں ان کی جان پہ بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہماری جو انتظامیہ رسک فیکٹرز تو ہمیشہ ایسی النیسز میں جو بھی فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان میں رہتا ہے, لیکن ان کو بھی وہی پروٹیکٹیو گیئرز جو ہیں وہ ان کو یوز کرنے ہیں. اس کے بعد ان کی بھی اگر کوئی میڈیکل النیسز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے, ان نے خود بھی بتانا ہے اور جو اتھارٹیز ہیں ان نے بھی دیکھنا ہے. اور اس کے ایڈیشن میں جو ان کے سوشل یا گورنمنٹ کی طرف سے جو انسینٹیوز جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ ان کو ملتی بھی ہیں اور ملنی بھی چاہیے. تو اس اعتبار سے آئی تھنک وی آر ڈوئنگ فائن, ہم پریپیئرڈ بھی ہیں اور پراپرلی کر بھی رہے ہیں. تو آپ کے پاس ایک تو گلاؤز ہوتا ہے, آپ کے پاس ماسک, اس کے بغیر جو یہ فرنٹ لائن واریئرز ہیں ان کے پاس کوئی سیفٹی ایکوپمنٹس ہوتے ہیں؟ ان کے پاس پروٹیکٹیو گیئر ہوتا ہے جس میں فل باڈی کور ہوتا ہے, گوگلز ہوتے ہیں, ماسک ہوتا ہے, فیس شیلڈ ہوتا ہے, ایون اپ ٹو فٹ کور سبھی چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد بھی انہوں نے وہ ڈسپوز کرنا ہوتا ہے, ہینڈ واشنگ کرنی ہوتی ہے. تو ان سبھی چیزوں سے ان کا رسک آف ایکسپوجر, رسک آف گیٹنگ انفیکٹڈ بہت حد تک منیمائز ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اب جو وہ کام ہو رہا ہے وہ ٹائر سسٹم میں ہو رہا ہے. جیسے آج میں کام کر رہا ہوں تو آئی ول گیٹ سم آف, آئی ول ریچارج, ریبوسٹ ہو کے میں پھر ڈیوٹی پہ آؤں. تو اس قسم کے روسٹرز بنائے گئے ہیں اور بناتے بھی ہیں. تو انہی چیزوں سے ہم یہ اس چیز کو منیمائز کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیسٹ کرنا ضروری ہے, تو کیا سب کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک بندہ ٹیسٹ کے لیے جائے؟ دیکھیے ایکچولی ہر ایک بندے کے لیے نہیں ہے. تو جو بھی ٹیسٹ کرائے گا یا تو وہ سمٹومیٹک ہوگا یا وہ کسی سمٹومیٹک کا کانٹیکٹ میں ہوگا, یا پریویسلی ہم کہتے تھے کہ جیسے کوئی کسی پروسیجر کے لیے جا رہا ہے, کسی کی کوئی سرجری ہونی ہے, کسی کا کوئی پروسیجر ہونا ہے, تو پروسیجر سے پہلے یا کسی کا کانٹیکٹ ہونا یا کسی ٹریول انڈیکیشن سے کرنا, تو انہی کو کرنا ہے. ایسا یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے گا ٹیسٹ کرے گا, اس میں کوئی لاجک نہیں بنتا ہے. پاپا یہاں سے اپنا پلاٹ شروع ہوتا ہے, میں آپ کو لے آؤٹ دکھاتا ہوں. یہ آپ کا روم اور اس ساتھ میں بالکنی اور اس مٹی پہ گھر. پاپا صاحب سوچ بیٹا, گھر زندگی میں ایک ہی بار بنتا ہے, اتنا بھی نہیں سوچا تو نے.
भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक तो सीमेंट भी नंबर 1 ना पापा। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। तो हमने देखा कि जो बारामूला की अगर हम बात करें, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और 6 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं। तो क्या जो फैसिलिटीज़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होती है, क्या इंतज़ामिया ने वो जो 6 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात करें, वेंटिलेटर्स की बात करें, क्या अवेलेबिलिटी है? देखिए, इसको एक कैटेगराइजेशन के तरीके से हम काम करते हैं। जो अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ या इक्विपमेंट्स या जो हमने हैंडलिंग करनी है पेशेंट, इसको कैटेगराइज करके, जैसे कोई माइल्ड इलनेस है, मॉडरेट इलनेस है, सीवियर इलनेस है या वेरी सीवियर इलनेसेस है, तो उसी हिसाब से हम काम। अगर हम फ्रॉम ग्रास रूट लेवल पीएचसी या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने भी अपने सब सेंटर्स या कुछ सेंटर्स को डेजिग्नेट किया हुआ था कोविड, तो उन्हें हम बिल्कुल माइल्ड टू मॉडरेट, जिन्हें हम 5 लीटर ऑक्सीजन से मैनेज कर सकते थे, उनके पास फैसिलिटीज होती थी तो वो मैनेज। अगर उनको कोई डिफिकल्टी होती थी तो वो जीएमसी बारामूला या पहले सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनको रेफर करते थे। अकॉर्डिंगली हम उनको ट्रीट करते। अगर हमारे पास भी कभी कोई डिफिकल्टी अराइज इनिशियली जो होती थी आईसीयू की वजह से, तो हम भी उन्हें रेफर करना पड़ता था। लेकिन सिंस इंफ्रास्ट्रक्चर इज ग्रोइंग, एवरीथिंग इज इम्प्रूविंग, तो उस हिसाब से अब उतने रेफरल्स भी नहीं हो रहे हैं। जी, तो अगर हम बात करें कश्मीर की, चिल्ले कलान है, काफ़ी ठंड है, तो हर कोई एक हिसाब से फीवर, कोल्ड, कहीं ना कहीं घर में 1-2 पेशेंट्स है ही है, तो कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि ये? देखिए मैडम, ये जो सीजन होता है विंटर सीजन, अदरवाइज भी फ्लू का सीजन, एंड इट हैज़ बीन, ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी ऐसे ही फ्लूज होते थे। मतलब हर विंटर सीजन में जो कॉमन फ्लूज होते थे वो होते, क्योंकि अब ये पैंडेमिक आई, हमने बहुत ज़्यादा राइज देखा केसेस का ऑल ओवर वर्ल्ड, एवरीवेयर, तो उस वजह से हम थोड़े से अलार्म हो गए। और दूसरा ये कि इस वायरस की जो सीवियरिटी थी रिलेटिवली ज़्यादा थी बाकी जो प्रीवियस वायरसेस थे, तो इसकी वजह से हम थोड़े अलार्म हुए, हमने ज़्यादा इस पे ध्यान देना शुरू कर दिया। अदरवाइज प्रीवियसली भी नज़ला ज़ुकाम जो कॉमनली होता है हर विंटर में होता था। विंटर्स में इसीलिए होता है क्योंकि ये वायरस को ज़िंदा रहने के लिए, वायरस के रेप्लिकेशन के लिए ठंड थोड़ी सी वो मुफीद है वायरस को। तो डिफरेंशिएटिंग फीचर्स जहाँ तक आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो इसमें रिलेटिवली थोड़ा हाई ग्रेड फीवर होता है, ज़्यादा फीवर होता है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल फ्लू है, या इसमें जो बॉडी में एक्स एंड पेन्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। और इसमें कुछ नोवल सिम्टम्स, थोड़े डिफरेंट सिम्टम्स, जैसे लोग बताएंगे कि हमें लॉस ऑफ स्मेल हो रहा है, लॉस ऑफ टेस्ट हो रहा है, तो ये इसके कुछ टिपिकल से सिम्टम्स थे। तो इन सिम्टम्स, अगर ऐसे सिम्टम्स आपको लग रहे हैं घर पे, तो यू शुड थिंक ऑफ शायद ये कोविड हो सकता है। अदरवाइज आप इसको कॉमन फ्लू की तरह भी, लेकिन अब जब लोग डरे हुए हैं तो सभी लोग टेस्ट करा रहे हैं, तो टेस्ट इज द आइडियल थिंग टू डिफरेंशिएट कि ये कॉमन फ्लू है या ये तो कोविड। आपके हिसाब से उनको टेस्ट के लिए जाना चाहिए? जी, आई थिंक जो भी फ्लू सिम्टम्स, फीवर सिम्टम्स, टेस्ट तो कराना ही कराना है। टेस्ट में कोई एग्जेम्पशन नहीं है। ठीक, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जी। तो ऐसे और कौन से प्रिकॉशंस है जो हमारे नाजरीन को? देखिए, प्रिकॉशंस तो वही हैं कि जो विंटर मंथ्स हैं हम क्लोज स्पेसेस में रहते हैं, हमारा एक अपना कल्चर है, हम एक ही जगह, जैसे हमाम है लोगों में या कोई गर्म जगह है, सभी लोग एक ही जगह वो क्लब हो जाते हैं। तो ऐसी क्लबिंग्स को अवॉइड करिए। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप सेपरेट रूम्स में रह सकते हैं, या अगर आप इन्फेक्टेड, कोई एक बंदा लग रहा है कि थोड़ा सा भी इन्फेक्टेड है, उसको अपना आप अर्लियरली आइसोलेट करना चाहिए। तो ऐसी प्रिकॉशंस और जो जनरल प्रिकॉशंस हम डिस्कस कर चुके हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में, तो इन प्रिकॉशंस से, एप्रोप्रिएट डाइट से, अर्ली ट्रीटमेंट से हम इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं और इसकी सीवियरिटी को भी कम कर सकते हैं। सर, अगर हम बात करें बारामूला की, डॉक्टर साहब वहाँ पे कितने केसेस आ रहे हैं, कैसे हालात है? देखिए, जो पिछले 10-15 दिन से केसेस ऑन राइज हैं, जैसे आपने स्टेट डेटा भी देखा होगा, तकरीबन कल 5000 के करीब केसेस आए हमारी पूरी जे एंड के स्टेट या यूनियन टेरिटरी जिसे हम कहते हैं,
और बारामूला भी अभी नेक्स्ट टू श्रीनगर केसेस बढ़ रहे हैं, Statistically second हम। लेकिन वन गुड थिंग जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ओमाइक्रॉन की वजह, पॉसिबली ओमाइक्रॉन की वजह से हमारे पास उतने सीवियर केसेस और हॉस्पिटलाइजेशंस नहीं हो रहे हैं। अगर हम इसको सेकेंड वेव के साथ कंपेयर करें, जब हमारे पास 5000 केसेस सेकेंड वेव में थे J&K यूटी में, तो उस टाइम हमारे पास बारामूला हॉस्पिटल में मोर देन 100 सीवियर निमोनियाज एडमिट थे। लेकिन इस टाइम सेम स्टैटिस्टिक्स पे हमारे पास सिर्फ 15 पेशेंट्स एडमिट हैं। तो उसका ये 2 मतलब या 3 मतलब निकाल सकते हैं कि ये वायरस थोड़ा वीक है या कम सीवियर है। दूसरा मतलब ये है कि लोगों में बिहेवियर को अपनाने का या अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना रहे हैं। और तीसरा मतलब ये है कि हमने वैक्सीनेशन दी। तो इन सभी चीज़ों की वजह से हमारी सीवियरिटी एज ऑफ नाउ उतनी नहीं है जितनी सेकेंड वेव में थी। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा प्रिकॉशनरली सेफर साइड पे और एहतियातन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी राइज पे ही है, राइज हो रहा है और केसेस भी थोड़े बहुत आ रहे हैं। तो क्या बारामूला में कोई ओमिक्रॉन का केस नजर आया? मैडम, रूटीनली हम सभी सैंपल्स को टेस्टिंग के लिए, जीन टेस्टिंग के लिए, लेकिन हम रैंडमली सैंपल्स को भेजते रहते हैं। तो टू माई नॉलेज आई थिंक एक केस जो आया था वो आपने भी सुना होगा, तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक केस रिपोर्ट हुआ था। और जो अभी के सैंपल्स जो कलेक्ट हो रहे हैं उन्हें भी हम रैंडमली भेजते हैं टेस्टिंग के लिए। तो वो तो हम तो डेफिनेटली आपको बाद में ही बता पाएंगे। तो मतलब एक केस आया है बारामूला? हाँ, वो 2 हफ्ते पहले का एक केस। तो उनको आपने ही सेल्फ आइसोलेट कर लिया? जी जी, वो उनकी सीवियर इलनेस नहीं थी, तो वो जैसे सिम्टोमेटिक टाइप। अगर हम बात करें बारामूला की फार फ्लंग एरियाज की, तो काफ़ी सारी जगहों पे उतनी ज़्यादा उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती है, वो खुद को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, उनके पास सेपरेट वॉशरूम्स नहीं होते हैं, तो वो लोग क्या करें? मैडम, थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ तो रहती हैं, वो इसीलिए मैंने जहाँ पे भी मुनासिब हो, जिस घर में 4 कमरे हैं, गर्मी का इंतज़ाम है, तो वो पॉसिबल करें कि अपने आप को आइसोलेट। लेकिन जहाँ पे ये उतना पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे उनके पास उतना मतलब रूम्स अवेलेबल नहीं हैं, गर्मी का इंतज़ाम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो भी कोशिश करें मास्क का, हैंड वॉश का, या जैसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं उनको फॉलो करने की कोशिश। अगर उन्होंने भी अगर वैक्सीनेशन की हो तो नेचुरली इट विल हेल्प देम। आप हमारे नाजरीन को थोड़े गाइडलाइंस, SOPs फॉलो करने के लिए क्या क्या उन्हें करना चाहिए उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, वही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसमें हमें हैंड वॉशिंग, चाहे आप सोप से हैंड वॉश करें या अल्कोहल बेस्ड जो भी सैनिटाइजर्स हैं, तो तकरीबन 20 सेकंड तक आप अच्छी तरह से अपने हाथ धोया करें। यह नहीं है कि जल्दी जल्दी पानी डाला और वो हो गया, नहीं, 20 सेकंड्स एटलीस्ट सोप आपके हैंड्स पे रहना चाहिए और आपने प्रॉपरली हैंड रब करके धोने हैं। सेकेंडली, जहाँ पे आप हैंड वॉश नहीं कर पाएंगे वहाँ पे सैनिटाइजर्स को आप अप्रोप्रिएटली और रब इस तरह से करें कि आपके हाथ के पूरी सरफेसेस को वो लग जाए और वो वायरस को ख़त्म कर दे। जहाँ पर भी आप जाएं, अगर आप अकेले हैं तो उतने मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वेन एवर यू आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद एनीबडी, कोई भी हो, चाहे आपके घर के मेंबर्स हों या आपके ऑफिसेज में हों, आपने मास्क का तो ऑल टाइम यूज़ करना चाहिए। और वैक्सीनेशन एज मच एज पॉसिबल, जिन्होंने नहीं की है उनको भी आना चाहिए, जिन्होंने किया हुआ है उनको बूस्टर डोज लेने चाहिए। और जो अब 15 से 18 साल की उम्र के जो बच्चे अब अप्रूव हो गए हैं उन्हें भी वैक्सीनेशन के लिए आना चाहिए। इसमें मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ हाई रिस्क लोग होते हैं, जैसे हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, हमारे एल्डरली होते हैं लोग जो भी घरों में होते हैं, या जिनको ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। कोमॉर्बिडिटीज से ये मतलब है कि उनकी किडनी की कोई डिजीज़ है, उनकी कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़ है या कोई मैलिग्नेंसी है, उनका हमें एडिशनली ही केयर करना चाहिए। मतलब उनको हमें कभी भी ऐसे कॉन्टैक्ट्स में नहीं लेना चाहिए। तो ये अगर ये प्रिकॉशंस हम करेंगे तो इंशाल्लाह वी कैन हैंडल द सिचुएशन, वी कैन डील इट इन बेटर वे। तो ये जो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उन्हें खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट, पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या, हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से, चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी, पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से,
ताज़ा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से, अमूल दूध पीता है इंडिया। हद तक सही है? नहीं, वैसा नहीं है। सैनिटाइजर्स हार्मफुल हैं, लेकिन आप जैसे सैनिटाइजर्स में आप परफ्यूम्स यूज़ कर रहे हैं, कुछ एलर्जिक एयरवे डिसीजेज होते हैं, जैसे ब्रोंकियल आजमा होता है कुछ लोगों को, अगर वो इस किस्म के सैनिटाइजर्स यूज़ करते हैं जिनमें परफ्यूम्स हैं, तो डेफिनेटली उनको थोड़ा सा वो आजमा एक्सेसरबेट यानी कि ज़्यादा हो सकता है। लेकिन उनके लिए भी यही है कि वो परफ्यूम लेस या रब बेस्ड सैनिटाइजर्स को यूज़ करें। तो एज सच सैनिटाइजर्स का ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हार्म है, हार्मफुल नहीं है। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं। तो बारामूला की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने बेड्स एक्सटेंशन वगैरह कर लिया है? जी मैडम, जी हमारे पास प्रीवियसली भी 120 के करीब में जीएमसी बारामूला की बात करता हूँ, हमारे पास बेड रहा करते थे 120, लेकिन सिंस जो वेव डिप हुई तो हमने कुछ फैसिलिटीज को क्लोज डाउन किया था। तो अब एज ए प्रिपरेटरी मेजर्स हमने अभी 100 बेड्स जीएमसी बारामूला में रखे हुए हैं, प्रिपेयर्ड है हमारे पास, जिसमें 20 आईसीयू बेड्स हैं और उनमें से भी कुछ हमने डेजिग्नेट किए हैं फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट्स, कुछ गायनी और सर्जिकल के लिए। तो इन दैट वे वी आर प्रिपेयर्ड। और बारामूला डिस्ट्रिक्ट आई एम सेइंग कि इसके अलावा जो हमारे जीएमसी के अलावा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोपोर वो कोविड डेजिग्नेट हॉस्पिटल्स हैं, और सभी सब डिस्ट्रिक्ट या पीएचसीज ने भी अपने कुछ सब सेंटर्स को रखा हुआ है। एंड इन फैक्ट गवर्नमेंट ने पंचायत लेवल तक भी वो फैसिलिटी एक्सटेंड करने की कोशिश की हुई है। जी, उस हिसाब से बेड कैपेसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं जी, नहीं कोई प्रॉब्लम। ठीक। और बताइए हमारे नाजरीन को कौन से इक़दामात उठाने चाहिए जिससे कि वो सेफ फील करे, क्योंकि आजकल क्या है कि लोग अगर कितने भी बीमार हो वो हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करते। जी, इस चीज़ को लेके हमारे हॉस्पिटल में भी और सभी हॉस्पिटल में अब टेली कंसल्टेशन का कॉन्सेप्ट आया हुआ है और हो रहा है। तो उसमें भी मैं अपने नाजरीन से कहना चाहूँगा जिनकी भी मामूली सी शिकायतें हैं, मामूली सी इलनेसेस हैं, वो इस टेली कंसल्टेशन का फ़ायदा लें। इस टेली कंसल्टेशन पे अपने डॉक्टर साहिबान से कंसल्ट करें, तो उससे हमारे हॉस्पिटल्स का रश भी बहुत हद तक कम होगा और वो भी सिक्योर फील करेंगे। उनकी जो कंप्लेंट्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं, इवन इफ अगर वो बहुत ही मामूली भी हैं तो वो एड्रेस हो जाएंगी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर यासिर बशीर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ आए, अपने नाजरीन को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी। शुक्रिया।